गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। बच्चों, लघु बीजाणु से ही परागकण का निर्माण होता है। तो पहले इसको देखेंगे, इसकी संरचना कैसी होती है, फिर हम लोग देखेंगे लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। तो प्रत्येक परागकण, पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु एक अति सूक्ष्म संरचना है बच्चों। परागकण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो संरचना होती है, इसका व्यास लगभग 0.025 mm से लेकर 0.115 mm तक होता है। लघु बीजाणु या उसको परागकण भी बोलते हैं, ये एक कोशिकीय संरचना है। लघु बीजाणु अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है इसमें अगुणित होती है। लघु बीजाणु नर युग्मकोविद मेल गैमेटोफाइट की प्रारंभिक अवस्था है बच्चों। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों, नर युग्मकोविद की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा लघु बीजाणु ही जो होते हैं वो बाद में नर युग्मक का निर्माण करते हैं। अगर लघु बीजाणु की संरचना देखें, आइए बच्चों देखते हैं लघु बीजाणु की संरचना कैसी होगी। तो सबसे अंदर इसके होगा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे अगुणित केंद्रक कहते हैं। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा, केंद्रक द्रव, और जो ये आप रेड कलर का देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कहलाता है इंटाइन। और इसके बाद की जो संरचना होती है वो कहलाती है एक्साइन। और एक्साइन में आप जगह जगह देख रहे हैं ये थोड़ा दबा हुआ पोर्शन है जहाँ पर एक छिद्र जैसी संरचना बनती है, जिसे जर्म केंद्र या फिर जनन छिद्र कहते हैं। यहीं से फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि यहीं से पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण होता है। तो बच्चों, लघु बीजाणु या परागकण की आकृति कैसे होती है? ये गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है या फिर बहुफलकी भी हो सकती है, पॉलीहेड्रल। इसकी आकृति विभिन्न पौधे में अलग अलग होती है। अलग अलग परागकण की आकृति अलग अलग पौधे में अलग अलग होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है परगाणु विज्ञान या पोलिनोलॉजी कहलाती है। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वह शाखा है जिसमें परागकण का अध्ययन किया जाता है, तो वह है परगाणु विज्ञान। परागकण या लघु बीजाणु के चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति स्पोर वाल होती है। बाह्य स्तर मोटा, दृढ़ व क्यूटीन युक्त होता है। इसे बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। डायग्राम में आपको मैंने बताया था कि एक्साइन कहते हैं, तो एक्साइन को हिंदी में बाह्य चोल भी कहते हैं। ये काफ़ी मोटा और दृढ़ होता है जो कि पॉलन परागकण की सुरक्षा करता है। परागकण या लघु बीजाणु में कुछ स्थान पर आपको छिद्र देखने को मिलेगा, जो जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। परागकण या लघु बीजाणु के अंकुरण करने पर पराग नलिका इन्हीं छिद्रों द्वारा बाहर निकलती है। एक बीजपत्री में केवल एक जनन छिद्र होता है, जबकि रेननकुलस पौधे में इसकी संख्या 15 से 30 तक हो सकती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पौधे में जनन छिद्र 15 से 30 संख्या में पाई जाती है, तो उस पौधे का नाम है रेननकुलस। अगला है लघु बीजाणु या परागकण की भीतरी परत एक पतली लचीली झिल्लीनुमा पैक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है, जिसे अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। तो बच्चों, अंदर का जो भीतरी परत है उसकी संरचना पैक्टिन या सेलुलोज से बनी होती है और बाहरी संरचना स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। यहाँ भी डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होगा। अंदर की जो भीतरी लचीली स्तर होती है उसे इंटाइन कहते हैं, और जो बाहरी स्तर होता है काफ़ी दृढ़ होता है, इसे एक्साइन कहते हैं। और जगह जगह जो यह दबे हुए आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, इसे जर्म पोर कहते हैं, जहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु या परागकणों के कोशिका द्रव्य में एक अगुणित केंद्रक भी पाया जाता है।
जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, n होती है। परागकणों के कोशिका द्रव्य में पोषक तत्वों की बहुतायत प्रचुर मात्रा में होती है। तो बच्चों, परागकण का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे परागकण का पोषण होता रहता है, उसमें पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहती है। आपने अभी फ़िलहाल सुना होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं वो परागकण से निर्मित गोलियों का सेवन करते हैं, जो काफ़ी शक्तिवर्धक होता है। इसका पेय शरबत भी पोषक संपूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। विभिन्न औषधियों के निर्माण में भी परागकणों का उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। परागकण से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पार्थेनियम या गाजर घास जिसे कहते हैं कि का जो परागकण होता है वो काफ़ी एलर्जिक होता है, इससे श्वास की बीमारी उत्पन्न होती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उस घास का या उस पौधे का नाम बताइए जिसकी परागकण से एलर्जी उत्पन्न होती है, तो उसे कहते हैं पार्थेनियम या गाजर घास भी कहा जाता है। अनाज में जैसे गेहूं एवं धान के परागकण की जीवन आयु देखें तो गेहूं और धान के पराग की आयु जीवन आयु जो होती है वो 30 मिनट की होती है। 30 मिनट के बाद गेहूं और धान के परागकण की जो क्षमता होती है वो समाप्त होती है। वहीं गुलाब का देखें अगर, या फिर लेग्यूमिनस प्लांट का देखें, या सोलेनेसी का देखें, रोजेसी का देखें, तो ये सब पौधे की जो परागकण की आयु होती है, जीवन आयु होती है, यह महीनों में होती है। काफ़ी लंबे समय तक अपनी क्षमता को बरकरार रखते हैं। वहीं देखते हैं अगर परागकण का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, तो परागकण को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक रखा जा सकता है और ये सुरक्षित रहेगा। तो द्रव नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे इसे रखा जाता है। इनका भंडारण पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। बच्चों, जिस तरह से ब्लड को आप ब्लड बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं, उसी तरह परागकण भी अलग अलग पौधे के अलग अलग परागकण को हम पराग बैंक में या पराग भंडारण में सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि इससे फसल का प्रजनन कार्यक्रम में से उपयोग किया जा सके। जो आप हाइब्रिड पौधे देख रहे हैं वो इसी के उदाहरण हैं कि जो पौधे अच्छे हैं, जिनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके परागकण को सुरक्षित पराग भंडार में रखा जाता है, फिर उसका प्रजनन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वहीं परागकण के भंडारण को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। परागकण की संरक्षण की तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसे द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है।